Hi, this is Adiba and today we will discuss about thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बेसिक देखें तो दो वर्ड से मिलकर बनता है। पहला है हमारे पास थर्मो, दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो को अगर हम देखें, थर्मो का मतलब है हीट, और डायनेमिक बोलते हैं एक तरह के मोशन को, एक तरह की मूवमेंट को, कुछ ना कुछ मतलब जहां पर चेंज होगा। Thermodynamics is a branch of a science which deal with energy transfer of the system with surrounding and its effects on the property of the system. मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हम देखते हैं कि कोई वर्किंग अगर कहीं पर हो रही है तो हमेशा अगर हम इस चीज को देखें, कहीं भी अगर वर्क होता है तो मतलब वो प्रोड्यूस करेगा हीट। कुछ भी किसी भी तरह की अगर हम वर्किंग देखें, इवन जो एयर कंडीशनिंग वाली चीजें भी है, जैसे रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना, लेकिन अगर हम उसके फ्रिज के पीछे देखें तो हमें गर्माहट मिलती है, हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब उसने कोई वर्किंग की है तो हीट प्रोड्यूस हुई है। ऐसा कोई भी दुनिया का काम नहीं है जिससे हीट ना प्रोड्यूस हो। लेकिन जो हीट है, जरूरी नहीं है हर हीट वर्क करे। जैसे हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल सकते हैं, हम लोग हाथ को रब कर रहे हैं, ये हमारा वर्क है। जो रब कर रहे हैं हम लोग अपने हाथ को रब करें, ये वर्क है। हाथ को रब करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, इसे हीट प्रोड्यूस हुई। लेकिन अगर हम अपने हाथ को हीट पे रखें, अगर हम अपने हैंड को हीट के ऊपर रख दें तो जरूरी नहीं है हमारे हाथ रब होना स्टार्ट हो जाए, मतलब इसका अपोजिट नहीं हो सकता। वर्क जब हम रब करेंगे तो रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन हीट के ऊपर रखने से हमारा रब नहीं होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज है हम लोगों के पास। इन्होंने जो पहली हमारे पास लाइन थी कि थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन मोशन। मोशन मतलब, मोशन का मतलब है एक तरह का चेंज, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से ट्रांसफर। कुछ भी चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। वर्क हम लोग कब बोलते हैं, जब कोई फोर्स बाहर से अप्लाई करो और उसकी वजह से कोई उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वर्क का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से कोई चेंज आ गया है, तो वो चीज हमारी किसके अंदर आ जाती है, थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो हीट है, हीट की वजह से हमारा वर्क होता है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। पहली चीज अगर हम इसमें बेसिक देखो तो हमारे पास आ जाता है पहला चीज सिस्टम। सिस्टम हम लोग बोलते हैं द थिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन। सपोज हम लोग किसी पेन की बात करें, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये मेरा पेन है, हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। मैं इसका बता रही हूँ कि ये जैसे 5 रुपए का है, या फिर ये ब्लू कलर का है, या इतने मतलब यहाँ से लिया है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम, मतलब हम लोग इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। जिसके भी बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा सिस्टम। अब जिसके बारे में हम स्टडी करें वो है हमारा सिस्टम, और आसपास का जितना हमारा इन्वायरमेंट है ये सारा हमारा हुआ सराउंडिंग। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बाउंड्री क्या होती है, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग नोन एज बाउंड्री। नॉर्मल है कि वो सरफेस जो क्या करेगा, हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगा, वो लेयर को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। और हमने अभी दो चीजें देखी कि हमारा जो सिस्टम है और सराउंडिंग, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इसी से हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है। मतलब अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो या तो कोई चीज ऐसी होगी जिसके हम लोग बात लेके चल रहे हैं जिसके ऊपर, और कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही है। तो जिसके ऊपर बात की जा रही है ऑब्वियसली बात है वो हमारा क्या हुआ, सिस्टम। और जो बाकी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा सराउंडिंग। इन्हीं से मिलके हमारी पूरी दुनिया बनती है, हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है। यहाँ पर सिंपल दिखा रखा है डायग्रामेटिक व्यू में कि हमारा सेंटर में हमारा सिस्टम है, ये चीज जिसको हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो पोर्शन हमने छोड़ रखा है वो हमारा पूरा सराउंडिंग है, और ये वाली चीज हमारी बाउंड्री है जो इस चीज को सेपरेट कर रही है। ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म है, ताकि हम लोगों को जो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है, हम लोग बेसिक हम लोग जिस पे डिस्कस करेंगे वो हमारा सेकंड लॉ है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमें सेकंड लॉ की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उससे पहले थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ भी आया था। तो ऐसा क्या उसके अंदर लिमिटेशन थी, क्या उसकी कमियां थी जिसकी वजह से सेकंड लॉ आना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक टर्म को देख रहे हैं, जिसमें आगे हमारे पास आ जाता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम,
सिमिलर चीज। थर्मल यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब जिसकी जहां पर क्या हो, सेम टेम्परेचर हो, मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर हमारा एकदम कांस्टेंट रहे, जीरो के इक्वल, बिल्कुल कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। अगर कहीं पर कहीं केस हमें ऐसा मिलता है टेम्परेचर जीरो है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर इंटरनल एनर्जी हमारी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। आइसोकोरिक कोर, आइसोकोरिक को हम लोग आइसो, वही फिर से चीज हमारी सिमिलर है। कोर से हम लोग समझ सकते हैं इनर, जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इनर ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग अपने दिल की गहराई से मतलब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब गहराई मतलब यहाँ पर है कोर का, कि हम कितनी कैपेसिटी के साथ, कितने वॉल्यूम के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो कोर को यहाँ से हम वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम हमें याद रहेगा यहाँ से। आइसो मतलब सेम, कोर वॉल्यूम। तो जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब अगर कहीं का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब वहां पर वर्क जीरो है। सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक वॉल है, यहाँ पर कोई दीवार है, हम लोग यहाँ पर धक्का लगा रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं, हमें पता है उसकी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब उसका वॉल्यूम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं होता तो मतलब वर्क जीरो है। या फिर हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, हमने फोर्स लगाया बाहर से दीवार की तरफ, दीवार के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हल्की सी भी नहीं हिली। हमने फोर्स अप्लाई किया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वर्क तो यही कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, इसका मतलब वर्क भी नहीं हुआ, तो वर्क हमारा हो जाएगा यहाँ पर जीरो। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। एडियाबैटिक जिसमें हम लोग हीट को कांस्टेंट मान के चलते हैं। आगे हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, अभी थोड़ा सा ये बेसिक टर्म है ताकि आगे हमें क्लियर रहे ये टर्म। उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई चीज एक जगह से आके, एक जगह से चल के दोबारा उसी जगह पर आके रुक जाए। जैसे ये मेरा पॉइंट ए था, कोई इंसान यहाँ है, ए से चला, वो दोबारा से वो ए पे ही आ जाता है, तो ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें फाइनल स्टेज से दोबारा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इनिशियल पर ही आ जाता है, तो वो चीज हुई हमारी साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक जिसमें दोबारा से मूवमेंट नहीं होती, ए से सीधा गया बी में, वो चीज अलग है, ये लोकेशन अलग है, अब वो दोबारा वापस नहीं आया, तो मतलब नॉन साइक्लिक है। तीसरी चीज है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो सकता है। जैसे आइस, आइस का एग्जांपल है, कोई हमारे पास बर्फ है, बर्फ को हम लोग बाहर निकाले तो पानी बन जाएगी, पानी को दोबारा फ्रीजर के अंदर रख दो तो दोबारा से ये क्या हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखें तो इरिवर्सिबल, जैसे हम लोगों की एज है, आज जैसे हम लोगों की एज जितनी है, हम लोग बस एक अपने दिमाग में एक उम्मीद रख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काश हम दोबारा पीछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है। तो ये चीज रिवर्स नहीं होती, एक बार जितनी ग्रोथ होगी आगे वो बढ़ेगी, हम लोग दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद कुछ और बेसिक टर्म है, ये हीट। हीट क्या होती है, एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद वर्क, वर्क का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कोई भी चीज जहां पर फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी उसके अंदर चेंज आ जाए, हल्का सा भी उसके अंदर चेंज आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्प्लेस हो रही है वो चीज। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये जितनी भी तरह की बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उन सबको, उन सारी एनर्जी को हम लोग अगर प्लस कर दें। नेक्स्ट हम लोग अपना आ जाते हैं अपने लॉ पे, जिसपे हमें मेन अपना फोकस करना है। मेन हमारा रहेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट लॉ एक्चुअल में क्या कहता है। फर्स्ट लॉ की सबको डेफिनेशन एकदम बिल्कुल रटी रहती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि एनर्जी को ना तो कभी बनाया जाता है ना कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये क्या करती है, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे के अंदर बदलती रहती है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन द सेम। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है, दो इट मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये सिर्फ बदल सकती है, अपना रूप बदल सकती है। जैसे हम लोग कहें
जो हम लोग व्हीकल वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर हम अपना डीजल वगैरह हमने जो भी डाला उसकी वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है वहां पर हीट प्रोड्यूस करती है और वहां से फिर वर्किंग होती है, मतलब एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह से जो घर में किसी बड़ी बड़ी जगह पर जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर डीजल डालते हैं, मतलब जो उसकी मैकेनिकल वर्किंग होती है, मैकेनिकल वर्किंग के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि एक जो एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कभी खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अंदर, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अंदर वो प्रेजेंट रहती है, बस अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। इट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना इसे क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। द लॉ बेसिकली रिलेट टू द चेंजेस इन एनर्जी स्टेट ड्यू टू वर्क एंड हीट ट्रांसफर। बेसिक ये यही बताता है कि जो एनर्जी एनर्जी के अंदर चेंज आता है, मतलब इसने पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया और इसने ये बताया कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। और हमें पता है ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। एनर्जी हमेशा, एनर्जी बिल्कुल सही बात है, एनर्जी को हम ना कभी भी खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ उसका रूप बदलता है, एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में जाती है। अब हम इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात सही है, बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल जिसके ऊपर डिस्कस नहीं किया था। पहली बात तो इसने क्या कहा था कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन द सेम। ये तो हमारा वही आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन और फ्लो ऑफ हीट। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था इसने ये कहा था एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होगी, लेकिन इसने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया कि एक से अगर दूसरी में जा सकती है कि दूसरे से इसमें भी जानी चाहिए। मतलब इसने इसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया कि एक से दूसरे की तरफ जाएगी, दूसरे से फर्स्ट की तरफ आएगी, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल ही नहीं था, इसने नहीं बताया। जैसे नॉर्मल हमें लोग एक एग्जाम्पल से समझे, कोई लोहे का हमारे पास रोड है, आयरन का कोई रोड है हमारे पास। अब वो रोड हमारे पास बहुत गर्म है, एक कॉर्नर से बहुत ज्यादा गर्म है। हम लोग ऐसे समझे, अगर हमारे पास एक रोड है, रोड यहाँ से बहुत ज्यादा हॉट है, हम लोग क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो दूसरा कोल्ड एंड है ये भी किस में बदलना शुरू हो जाता है, हॉट के अंदर बदलना शुरू हो जाता है। गर्माहट यहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं, तेजी से मूव करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा हमारा हॉट हो जाएगा। तब तक हॉट होगा जब तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन ना ले ले। इतना क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक रोड है, रोड एक तरफ से हमारे पास हॉट है, ये चीज। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो इसका दूसरा कोल्ड एंड था वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ये चीज इधर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था इसने कहा था एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी क्रिएट नहीं होगी। तो ये बात सही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कोल्ड की तरफ से हॉट क्यों नहीं होता, कोल्ड की तरफ से एनर्जी क्यों नहीं जा रही, इसने इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं किया। इसने मतलब फिजिबिलिटी नहीं बताई कि फिजिबिलिटी मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तरह से रियलिटी के ऊपर इसने फोकस नहीं किया। इसने बताया कि ऐसा प्रोसेस होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोसेस हो सकता है नहीं, इसके ऊपर इसने कोई डिस्कस नहीं किया। या फिर हम एक अनदर एग्जांपल से समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे हमारे पास वाटरफॉल है, हमारे पास कोई झरना है, इस तरह से पानी नीचे आ रहा है, हमें पता है ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, पानी हमारा फिक्स था, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हमारे काइनेटिक एनर्जी में आई, हमारा आ रहा है दोबारा से हमारी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फॉर्म हमारी चेंज हो जा रही है। हम लोग देख रहे हैं ऊपर से एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर चीज आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आ रही है, ये बात सही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो रहा है। लिमिटेशन कहाँ पर हमें दिख रही है कि ऐसा क्यों नहीं होता, नीचे से ऊपर क्यों नहीं पानी जाता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, अगर ऊपर से नीचे पानी आ रहा है तो नीचे से ऊपर
क्यों नहीं जाता? हमें पता है ऐसा फिजिबल ही नहीं है, ऐसा स्पॉन्टेनियसली ऐसा नहीं हो सकता, ये चीजें नेचुरल नहीं है। तो मतलब इसने इस चीज के ऊपर कोई डिस्कस ही नहीं किया ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। इसने सिंपल ये बता दिया था कि फॉर्म चेंज होगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है या नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होता, चेंज होती है, लेकिन दूसरी तरफ से क्यों नहीं होती? डायरेक्शन के बारे में इसने कोई डिस्कस नहीं किया, तो ये सब इसकी लिमिटेशन थी। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसने क्या नहीं बताया था, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। क्लियर हो गया होगा अब तक अब सबको कि इसने कहां से कहां मूव करेगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया। इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। मतलब वही झरने वाला एग्जांपल से समझो कि ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, कि स्पॉन्टेनियसली ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसने इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, हमें पता है नेचुरल ऐसा नहीं हो सकता, तो लेकिन इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। द रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। हम देखते हैं कि रिवर्स प्रोसेस, जैसे हम लोग कहें कि हम लोग जब बच्चे थे, यंग स्टेज थी हमारी, अब हम लोग क्या अडल्ट हो चुके हैं, यंग से अडल्ट में फॉर्म हमारी चेंज हुई है, अडल्ट से फिर दोबारा यंग क्यों नहीं बन जाते, हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सब इसकी क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द हीट डजंट कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू वर्क। मेन मेन चीज हमारे पास ये लाइन है, एक्चुअल में क्या होता है, कंप्लीट जो हीट है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। हमने पहली लाइन में भी, पहले एकदम जब स्टार्ट किया था अपना लेक्चर, वहां भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो वर्क है वर्क हीट के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन वो भी सारा वर्क नहीं होता, और हीट तो हर केस में नहीं होगी। हाथ वाले एग्जाम्पल से हमने समझा था इस चीज को। हम लोग लिमिटेशन को फिर से देख लेते हैं। डज नॉट प्रेडिक्ट वेदर द सर्टेन प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। पहली बात इसने ये बताया ही नहीं कि पॉसिबल है या नहीं, बस इसने ये बता दिया था एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इसने डायरेक्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, हाँ ये भी सही है। इट डज नॉट प्रोवाइड एन स्पेसिफिक सफिशिएंट कंडीशन टू प्रोसेस टेक्स प्लेस। मतलब जैसे हम लोग एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मैंने झरने का एग्जाम्पल लिया, मतलब यहाँ पर ये तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इसने ये नहीं बताया था कि किन कंडीशन के अंदर प्रोसेस हो सकता है, किन कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। नेचुरल अगर हम देखें, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें, जब हम घरों में जैसे टंकी हमारी ऊपर रखी रहती है, हम नीचे मोटर लगाते हैं, नीचे हमारी मोटर है, मोटर से पानी ऊपर चढ़ता है, आराम से चढ़ता है। क्यों? हमने बाहर से कोई अनदर मीडियम लिया, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की, तब हम ऐसा बना सकते हैं। तो इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि कब किन कंडीशन में हमें जरूरत पड़ेगी या जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट लॉ के तो अकॉर्डिंग हमारा ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी जाना चाहिए, जो उसकी डेफिनेशन का मतलब बन रहा था, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता। तो यही है, डज नॉट प्रोवाइड एंड स्पेसिफाई सफिशिएंट कंडीशन टू प्रोसेस टेक प्लेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट स्टेट दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली इफ द टू बॉडी आर द डिफरेंट टेम्परेचर। देखो इसने बात क्लियर कर दी है। इसने क्या कहा था कि जो दो हीट कब ट्रांसफर होगी, देखो मान लो हमारे पास कोई रोड है, हीट कब ट्रांसफर होगी, इसने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब टेम्परेचर हमारा अलग अलग होगा। हम देख रहे थे यहाँ हॉट है हमारा, यहाँ कोल्ड है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए मूव कर रहे थे, वो फिक्स थे, स्थिर थे हमारे पास। तो इसने यही चीज बताई, डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से जो हीट हमारी ट्रांसफर होती है, एंड द हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट द हाईएस्ट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसने ये चीजें बता दी हमें, जो चीज हमें वहां खुद समझनी पड़ी थी, इसने ओपन करके हमें बता दी है। हमने बाद में उसकी लिमिटेशन निकाल दी कि उसने ये सब नहीं बताया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये सारी चीजें ओपन करके हमें बताई हैं। फिर से अगर हम इस चीज को देखें, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। सेकंड लॉ में बी डिफाइंड एज हीट कैन नॉट फ्लोट इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। वही चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉट से कोल्ड जा सकता है, इधर से कोल्ड की तरफ जा सकता है, लेकिन ऐसा अपोजिट में, रिवर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। The second law is also used to determine the theoretical limits of the performance, is mostly used in engineering system like heat engine and heat pump। मतलब यहाँ ये heat engine और pump पे ये ज्यादा अप्लाई हुआ ये वाली चीज।
अब जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका दो मेजर जो साइंटिस्ट ने, दो हम लोग स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लेके चलते हैं। पहली दी है केल्विन प्लैंक ने, जो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट कहती है, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर एनी डिवाइस एज हीट इंजन दैट ऑपरेट ऑन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रिसीवर एंड प्रोडक्ट नेट अमाउंट ऑफ वर्क। सिंपल टर्म में अगर मैं इस चीज को कहूँ, तो इसने ये कहा था कि कुछ कुछ भी हमारे पास चीज है, इसने कहा था कि जो टोटल हीट अब्सॉर्ब बाय द हीट इंजन फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर इज कन्वर्टेड टू वर्क, कि ऐसा नहीं हो सकता। देखो जैसे हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस चीज को। जैसे हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे हमारा ये मोबाइल है, मोबाइल हमने चार्ज लगाया है। हमें चार्ज लगाने का क्या मतलब है, हमारा पर्पस क्या है कि हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए, मतलब बैटरी लो है, हमने चार्ज करना है, हमारा चार्ज हो गया। अब ये चार्ज होने के बाद हम देखते हैं चार्ज हुआ, ये तो ठीक है, हमने कुछ बाहर सप्लाई किया, चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 2-3 घंटे तक या 4 घंटे अपना मोबाइल छोड़ दो, तो हम थोड़ी देर बाद क्या रिजल्ट देखते हैं उसका, हमारा वो हो चुका है। अब हॉट तो हमें नहीं चाहिए था। अगर हम 4 घंटे के बाद भी हम 10 घंटे तक छोड़ दें, उसमें ऑटो कट का ऑप्शन ना हो सकता है हमारा मोबाइल ही ब्लास्ट हो जाए। तो कुछ वर्किंग तो ऐसी है जो पॉजिटिव वर्क दिखाता है, पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन सारी वर्किंग है वो पॉजिटिव नहीं होती, थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। जैसे हम लोग अपना व्हीकल है जो भी, हम लोग उसमें डीजल पेट्रोल डाल के उसे चलाते हैं। अब वो ठीक है, वो वर्किंग कर रही है, हमें मूवमेंट में हमें ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हम लोग, लेकिन इंजन गर्म हो जाता है तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में उसमें से वेस्ट हो रही है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि 100% एनर्जी पूरी वर्क में नहीं जाती, कुछ ना कुछ पार्ट उसका वेस्ट जाता है, किसी भी फॉर्म में वेस्ट जाता ही जाता है। क्लियर है इतना? उसके बाद अगर हम दूसरा साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट ने था कैल्विस, सॉरी, जो कैल्विन था पहला वाला। दूसरा हमारे पास क्लेशियस आ जाता है। ये क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एज हीट पंप दैट ऑपरेट इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। इसने बता दिया कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब क्या है कि देखो, जो थर्मोडायनेमिक हमने स्टार्टिंग में किया कि सेकंड लॉ ने ये बताया, ये जो मेन चीज थी कि कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकता, ये इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें बताया था। मतलब दो मेजर साइंटिस्ट की हम स्टेटमेंट करते हैं, जिससे हमें पूरा थर्मोडायनेमिक क्लियर हो जाता है और डिटेल के साथ हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, हीट इंजन। देखो इंजन का मतलब क्या है कि इंजन मतलब हम लोग कहते हैं कि एक तरह से अ, वो इंजन का मतलब काम क्या होता है कि हीट को वो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कि उसे हीट की फॉर्म को वो वर्क की फॉर्म में कर देता है। मतलब हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, वर्क हमारी, मतलब क्या है, जो हीट है हमारी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो वर्क है हमारा ये सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जाती है चीज। पहली बात थर्मोडायनेमिक के अंदर हम लोग यही स्टडी करेंगे। तो इंजन का मतलब, इंजन हमें क्या दिखाता है कि हीट को वो किस तरह से वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है, हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मेजर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग एक जब कार्नोट साइकिल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या मेन चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज आ जाती है सोर्स, दूसरा सिंक, तीसरा इंसुलेटेड स्ट्रैंड, चौथी चीज है हमारे पास सिलेंडर। पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद ये आती है हमारे पास चौथी, ये इसका चीज है पीछे वाला। तो सोर्स का क्या मतलब है, हीट को रिलीज करता है, या फिर मैं कहूँ सोर्स का मतलब है जिसके पास इनफाइनाइट हीट हो, लाइक सन है हमारे पास, जो सूरज है। हम लोग कितनी भी धूप में बैठ जाए, ऐसा नहीं है सूरज मध्यम पड़ जाएगा, हमें पता है उसके पास इनफाइनाइट हीट है, कितनी भी हीट लो उसके पास सफिशिएंट है, प्रॉपर हीट है उसके पास। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो होता है सोर्स, जो प्रॉपर हीट को रिलीज कर सकती है बिना अपने अंदर किसी डेफिशिएंसी के। क्लियर है बात? उसके बाद है सिंक। सिंक बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो अपने अंदर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं बिना किसी प्रेशर के। ठीक है। इंसुलेटिंग स्ट्रैंड, मतलब जो ना तो हीट को अंदर आने देंगी ना बाहर जाने देंगी, इंसुलेटिंग है, वो इंसुलेशन का काम कर रही है, कोई भी उसके अंदर कंडक्टर नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर हमारा जो नॉर्मल होता है वही वाली चीज है यहाँ भी।
उसके बाद जो मेजर इसमें प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में, वो अगर हम देखें तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना कुछ चीज, यहाँ भी एक्सपेंशन बढ़ना। कंप्रेशन मतलब घटना, यहाँ भी घटना। एडियाबैटिक मतलब हीट, आइसोथर्मल फिर टेम्परेचर फिर हीट। मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, हीट घट रही है। मेजर प्रोसेस ये है इसके अंदर। अब हम इस चीज को डिटेल से अपना देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। कार्नोट साइकिल के बेसिक हमारे पास ये चीज है। इसके अंदर देखो क्या होता है, हम लोग थोड़ा इससे पहले ये चीज देख लो। देखो क्या होता है, या तो पहले ये चीज आ जाओ। देखो ये जो हमारे पास कार्नोट साइकिल होता है, इसके अंदर हम लोग चार चीजें लेके चलते हैं। पहली में चीज है सोर्स। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड। देखो पहला हम लोग क्या लेंगे, या हम लोग किसी खाली पेज पे इस चीज को समझ लेते हैं। पहली चीज हमारे पास क्या आ जाती है, सोर्स। ऊपर कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, नीचे हमारा है सोर्स। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, पिस्टन लगा है। हम लोग देख लेते हैं इसको फिर से। मतलब जैसे पहले हमारे पास सोर्स है, सोर्स के ऊपर हमारा है वर्किंग सब्सटेंस, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, नीचे हमारा सोर्स है। उसके बाद जो सेकंड था, सेकंड में क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। सिंक तीसरे लेवल पे होता है, जब हमने सिंक बोला था वो थर्ड लेवल का है। सेकंड वाले पे क्या होगा, सिंक होगा, और ये हमारा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। ऊपर पिस्टन लगा पड़ा है, इसके ऊपर भी पिस्टन लगा पड़ा है। पहले हम पहले और दूसरे केस को समझ लेते हैं अच्छे से। देखो क्या होता है, हम लोग कह रहे हैं पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, अभी हमने थ्योरी में देखा। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि देखो होता क्या एक्चुअल में, एक्सपेंशन किस वजह से होता है, यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा यहाँ पर वेट रहता है। मान लो यहाँ पर कुछ वेट है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, इस वेट को यहाँ से उठा के रिमूव करने लग जाते हैं। ये पहले ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया, ये रिमूव किया, ये रिमूव किया। अब इसका नेचुरल में अगर हम देखें तो कोई चीज है हमारे पास, उसके ऊपर वजन रखा है, हमने उसके ऊपर से वजन उठाना शुरू किया, मतलब वो एक्सपेंड होगी बहुत, वो चीज हमारी ओपनली हो जाएगी। जैसे कोई हमारे पास हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंट हमारे पास बॉटल है, पतली सी बॉटल है, जो मतलब थोड़ा दब सकती है प्रेशर की वजह से। उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा वजन रख देते हैं तो वो ऐसा नहीं है वो टूट जाती है, दब गई वो। फिर जब हमने उसके ऊपर से दोबारा से प्रेशर हटाना शुरू किया, वो दोबारा से एक्सपैंड होना अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से जिसके ऊपर वेट है, वजन था, तो ये दबी पड़ी थी, हमने इसके ऊपर से वजन उठाया तो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। सेम यही चीज यहाँ भी क्या है, वजन रखा है हमारे पास कुछ, हम लोग इसको भी यहाँ से हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से भी एक्सपैंड होती है चीज। इतनी बात समझ आ रही है, यहाँ भी एक्सपेंशन, यहाँ भी एक्सपेंशन। किस वजह से, वेट था, वेट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इसकी वजह से चीजें एक्सपैंड हो रही हैं। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि सोर्स है, सोर्स अभी हमने पहले डिस्कस किया कि सोर्स के पास इनफाइनाइट एनर्जी होती है, इनफाइनाइट हीट होती है, सन जैसे है हमारे पास। अब यहाँ इसके पास बहुत सारी हीट है, तो इससे ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब की हीट। ठीक है। अब दूसरा सिंक में हमने क्या बताया था, सिंक क्या करती, सिंक का काम क्या, एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ तो ये रिलीज कर रहा था सोर्स, तो इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अपने पास। मेन मेन चीज हमें ये वाली पहले समझनी है। उसके बाद अगर हम अपना देखें तो हम लोग जो अपने थर्ड स्टेज को अगर देखें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, सॉरी सॉरी, जो अभी हमने फिर से गलत कर दिया। देखो पहले हमारे पास सोर्स है, सोर्स के ऊपर वर्किंग सब्सटेंस है, दूसरे में हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है, फिर हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है। सेम चीज चलेगी, वर्क है, वेट है, ऊपर वेट हम हटा रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ भी वेट है तो हम हटा रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है चीज। अब इसकी वजह से एक्सपैंड हो रहा है,
ये तब तक एक्सपेंड होता है, आइसोथर्मल है, इसके और इसके बीच में रिलेशन मतलब टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है। ये सोर्स है, सोर्स रिलीज करता है तो ऊपर वाला क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इंसुलेटिंग है मतलब ना तो ये आने देगा अपने अंदर, ना ये जाने देगा, बिल्कुल बंद है इसके लिए। इतनी बात क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोर्स है, सोर्स के ऊपर वर्किंग सब्सटेंस है, पहले वेट रखा है हमारा, हमने हटाया तो एक्सपेंड हुआ। टेम्परेचर यहाँ से यहाँ सेम रहा, आइसोथर्मल हो रहा है मतलब। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा इंसुलेटिंग है, ना आने देगा ना जाने देगा, ठीक है। अब वेट हटा रहे हैं तो चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारी थर्ड आ जाती है, थर्ड हमारा आता है सिंक, जो हम लोग बार बार सेकंड बोल रहे हैं वो बच्चे थर्ड है। अब सिंक है, सिंक के बाद हमारा फिर से आ जाता है इंसुलेटिंग स्टैंड, फिर उसके बाद यहाँ फिर पिस्टन, वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर पिस्टन, यहाँ भी वर्किंग सब्सटेंस है, इसके ऊपर है पिस्टन। अब यहाँ पर हम अपोजिट करेंगे, वहां हम वेट हटा रहे थे, यहाँ हम लाना शुरू कर देंगे, वेट को इसके ऊपर रखना शुरू कर देंगे, कंप्रेशन हमारी चीजें होंगी, कंप्रेस होंगी। हम लोग कुछ कोई चीज है, हम लोग उसके ऊपर वजन रखते जा रहे हैं, वो चीज दबेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो कंप्रेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये मतलब हम लोगों का ये थोड़ा सा चार स्टेप में कार्नोट साइकिल चलता है। पहले में सोर्स, दूसरा हमारा होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। पहले में हम लोग क्या करते हैं, वेट को रिमूव करते हैं जिसकी वजह से चीज एक्सपैंड होती है। तीसरे और चौथे स्टेप में हम लोग वेट को अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से चीज हमारी कंप्रेस होती है। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी एफिशिएंसी, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, हमने ये भी चीज डिस्कस कर ली। देखो अब यहाँ पर है जो चीज हमने पीछे की है, हमारा जैसे हॉट रिजर्वर है, हम लोग सोर्स बोल सकते हैं, फिर इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है, फिर कोल्ड रिजर्वर मतलब हमारा सिंक है, फिर इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है, वही नाम बस अलग दे दिया, सोर्स, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड, सिंक, फिर इंसुलेटिंग स्ट्रैंड, जो हम पीछे देख के आए हैं। पहले में एक्सपेंशन, दूसरे में एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन। हम लोग देख चुके हैं क्यों एक्सपेंशन हो रहा है, क्यों कंप्रेशन हो रहा है। तो पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्यों आइसोथर्मल है। फिर है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पर क्या रहेगी, हीट हमारी जीरो होगी, क्योंकि एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में फिर हीट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अल्टरनेट वे में ये साइकिल चलता रहेगा। अगर ये हमारे पास थोड़ी सी एजम्पशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बेसिक हम लोग अगर समझे तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम है, एक तरफ हमारे पास प्रेशर है, एक तरफ वॉल्यूम है। देखो सबसे पहले पहला पॉइंट है जो हमने सोर्स है हमारा, ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड, ये हमारा क्या था, सिंक, और ये चौथा पॉइंट है हमारा फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। पहले में क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन एक्सपेंशन हमें बात समझ आ रही है, ठीक है, हमने देखा कैसे। फिर कंप्रेशन कंप्रेशन हमें बात समझ आ रही है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, बस एक जगह एक्सपेंड, यहाँ फिर एक्सपेंड, यहाँ कंप्रेशन हम लोग वजह देख चुके हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये चीज यहाँ पर आगे और डिटेल से दे रखी है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या देखा, ए पॉइंट है, ए पॉइंट मतलब हमारा सोर्स है, ठीक है। सोर्स का प्रेशर P1, V1 वॉल्यूम, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा T1, और यहाँ भी T1, क्योंकि आइसोथर्मल है, सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद P1 V1, एडियाबैटिक में हमारा हो गया P2 V2, फिर P3 V3, फिर P4 V4, क्योंकि वर्किंग हो रही है, वर्किंग में मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चीज चेंज हो रही है। हम लोग इस चीज को अगर आगे देखें, इसी चीज को अगर हम देखें, जैसे T1 टेम्परेचर आइसोथर्मल है, यहाँ पर T1 था, अगर हम इस चीज को ऐसे देखें, यहाँ पर T1 है, यहाँ भी क्या रहेगा, T1 रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आइसोथर्मल नहीं है, तो क्या टेम्परेचर हमारा हो जाएगा T1 से T2, फिर आइसोथर्मल है मतलब T2 ही हमारा इधर भी चलेगा T2, फिर यहाँ फिर हमारा चेंज होगा क्योंकि आइसोथर्मल चीज नहीं है, ठीक है।
हाँ, कार्नोट साइकिल बेसिक एक्चुअल में नहीं होता, एक तरह का हाइपोथेटिकल है, मतलब जिसके हम लोग बस हमने ऐसा माना है कि ऐसा हो सकता है। बेसिक 4 प्रोसेस है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल है और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है। हीट is goes to flow in working fluid by application of high temperature energy source during expansion and flow out of fluid by the application of lower temperature energy sink during compression। सिंपल टर्मिनोलॉजी वही चीज जो हमने पहले डिस्कस की है इसमें बता दी इन्होंने। ठीक है। रिवर्सिबिलिटी को अगर हम देखें, रिवर्सिबिलिटी मतलब जिसको हम लोग दोबारा से पीछे वाली डायरेक्शन में कर सकते हैं, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जो हम लोग स्टार्टिंग में जिसे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा और इन्होंने दिखा रखा है वही चीज, एक्सपेंशन हो रही है मतलब कोई चीज बाहर की तरफ उभरेगी, बाहर की तरफ आएगी, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन बाहर की तरफ आएगी, कंप्रेशन मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ एरो आ रहा है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जैसे सोर्स है हमारा, अभी जो हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, जैसे हमारा व्हीकल है, व्हीकल क्या करेगा, व्हीकल का काम है, जैसे व्हीकल है हमारा, व्हीकल का काम है क्या, वर्क करना मतलब चलना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। अब हम देखते हैं व्हीकल हमारा चलता है, वर्किंग हमारी सही हो रही है, लेकिन पूरी तो उसकी एनर्जी वर्किंग में नहीं यूज होती। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद इंजन गर्म हो जाता है, मतलब काफी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है, तो वो जो वेस्टेज वाली चीज है वो किसके अंदर आएगी, सिंक के अंदर। मतलब क्या है कहने का कि वर्किंग, जो वर्क होता है हमारा, वर्क क्या होता है कि नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे, जो हमारा सोर्स है मेन, जहां से मतलब स्टार्ट हो रहा है हमारी चीज, जैसे Q1 है हमारा, ये क्यू इसका है, यहाँ पर वर्क हो रहा है, Q1 इसका सोर्स का है हमारी हीट। अब इसने क्या की, थोड़ी सी वर्किंग की, और मतलब ये एक फॉर्म एनर्जी की, इस एनर्जी ने क्या किया, वर्क किया, लेकिन कुछ फॉर्म इसकी क्या हुई, एक्स्ट्रा निकली है Q2। यही चीज डायग्राम से इन्होंने दिखा रखी है। ये हमारा वर्क यहाँ तक हुआ, हमें जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो गर्म हो रही है वो ये चीज है Q2। Q1 हमारा जो पहले था, जिसने क्या करना था, वर्क पूरा वर्क करना था, लेकिन हमें पता है 100% एफिशिएंट नहीं है, तो इसमें बहुत सारा Q2 की फॉर्म में वेस्ट चीज निकली है। उसके बाद अगर हम इसकी एफिशिएंसी को देखें तो यही आ जाता है, वही जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हम पहले देखा, अभी ये चीज देखी हमने। Q1 क्या है कि उसमें कुछ तो वर्क होगा, मतलब व्हीकल ट्रांसपोर्ट हुआ W, लेकिन गर्म हो गया तो Q2। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम W को एक तरफ निकाल दें, तो यहाँ से हम W को एक तरफ निकाल दें, ये चीज आ गई हमारी, और Q1 Q2 हमारा ऐसे आ जाएगा। ये ऊपर वाली चीज को सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा है। एफिशिएंसी बेसिक होता क्या है, वर्क डन, कितना मतलब कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसने कितना वर्क डन किया, इसी चीज को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यही इसी चीज को, अब वर्क डन देखो, ऊपर हमारा वर्क डन क्या निकला है, ये वाली फॉर्म वर्क डन की निकली है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट कर दे अपनी Q1 माइनस Q2, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, Q1। यही चीज और सिंप्लीफाई करके मतलब प्रॉपर हमने लास्ट में एफिशिएंसी निकाल ली। थैंक यू।